नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया और मैं हूं आपका दोस्त योगेश खत्री और कर रहा हूं एक मुलाकात कॉमरेड शिवदत्त चतुर्वेदी से। कॉमरेड शिवदत्त चतुर्वेदी एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं और एक अरसे से आप राजनीति में हैं, जन सेवा में हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई पद आपने आज तक सुशोभित नहीं किया है जनप्रतिनिधि के बतौर, जो बना सकते हैं रोज एक नया ताजमहल। ऐसे फनकारों के तो फुटपाथों पे घर होते हैं। इन पंक्तियों के साथ हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपनी एक मुलाकात में। धन्यवाद। कॉमरेड, आपसे यदि हम जानना चाहें तो आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे? आप राजनीति में कब और कैसे आए? अव्वल तो मैं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित गौरीदत्त चतुर्वेदी जी का पुत्र हूँ, जो राजनीतिक संस्कार और राष्ट्रीय चेतना हमारे बचपन से ही हम लोगों को प्राप्त रही। कौमी तराने, आज़ादी की जंग के दौरान लगाए जाने वाले नारे और उन क्रांतिकारियों, देश प्रेमियों, राष्ट्र नेताओं के जीवन चरित्र की बातें हम अपने पूज्य पिताजी से और उनके सहयोगियों से आमतौर पर सुना करते थे। तो बचपन में ही हमें राष्ट्र प्रेम, साम्राज्यवाद विरोध और सांप्रदायिकता के प्रति तिरस्कार का भाव ये हमको विरासत में प्राप्त हुआ। और जिन दिनों में विद्यार्थी था, मैंने शहीद आजम भगत सिंह के विचार पढ़े, क्रांतिकारियों की जीवनियाँ पढ़ी, जवाहरलाल जी की जीवनी पढ़ी, महात्मा गांधी जी की जीवनियाँ पढ़ी और मेरे अंदर ये प्रेरणा पैदा हुई कि वो इनकलाब जो शहीद आजम भगत सिंह का सपना था, उसकी पूर्ति के लिए हमें अपना शेष जीवन अर्पित करना होगा। गांधी जी कहते थे, राजनीतिक आज़ादी आज़ादी का एक चरण है और असली आज़ादी तो तब होगी जब आर्थिक आज़ादी होगी, जब किसी की आंखों में बेबसी के आंसू न रहेंगे, अभाव, मुसीबतें और भूख से लोग तड़पेंगे नहीं, वही सही मायने में आज़ादी होगी। मुझे लगता था कि आज़ादी के बाद देश में बहुत विकास हुआ, हर क्षेत्र में विकास हुआ, लोकतंत्र का भी विकास हुआ, संघीय संविधान जो दुनिया का अभूतपूर्व वरदान हमारे देश को मिला, वो संविधान हमारे देश में बना। लेकिन फिर भी अभावग्रस्तों के दिन नहीं फिरे, गरीब गरीब होते रहे, बेरोजगारी बढ़ती रही, मुफलिसी बढ़ती रही और इन चीज़ों ने मेरे अंदर अधूरे इनकलाब के सपने को पूरा करने की प्रेरणा पैदा की और मैं स्वाभाविक रूप से विद्यार्थी आंदोलन से जुड़ा और मेरा संबंध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से हुआ, जिसके अंतर्गत मैंने कार्य किया, विद्यार्थियों के बीच काम किया, आंदोलित किया, संगठित किया, संगठन बनाया। और इसी दौरान जब मैं इंटर कॉलेज इंटरमीडिएट करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए क्या डिग्री कॉलेज में दाखिल हुआ, देश में आपात स्थिति लग गई और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार मुलतवी कर दिए गए। शुरू में हमें लगता था, शुरू के 6 महीने हमको लगता था कि इमरजेंसी प्रतिक्रांति को टालने के लिए थी, क्योंकि बाद में हमने देखा बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान का सपरवार हत्या कर दी गई थी। तो हमको भी लगता था कि CIA और तमाम किस्म की शक्तियाँ राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा दे रही हैं। लेकिन आपातकाल का लगना, जिन लोगों के मन में ये था कि सुव्यवस्था कायम करने का ये तरीका है, लेकिन वो तरीका गलत था। लोकतंत्र को दांव पे लगा के न राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है, न राष्ट्रवाद मजबूत होता है, न राष्ट्र की प्रगति होती है। इसलिए लोकतंत्र को दांव पे लगा के देश की प्रगति की बात करना, लोकतंत्र को खतरे में डालकर अभिव्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म करने के बाद राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद की मजबूती की बात करना, ये पाखंड है। ये हमने आपातकाल में अनुभव किया। आपातकाल में 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया तो उन दिनों ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन में मैं था। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विद्यार्थी संगठन था और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अकेली अपोजिशन की पार्टी थी जिसने इमरजेंसी का समर्थन किया था किन शर्तों के साथ। लेकिन जब हमने देखा कि इमरजेंसी के नाम पर संजय गांधी का प्रादुर्भाव हुआ और संजय गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रमों की रेड़ मार दी,
जिन भूमिहीनों को ज़मीन के पट्टे दिए गए, उनसे नसबंदी के नाम पर पट्टे वापस ले लिए गए। उन पर कब्जा कराने से पहले शर्त लगाई गई कि नसबंदी के केस दो। राज्य कर्मचारियों पर उत्पीड़न बढ़ाया गया, उन्हें नसबंदी और परिवार नियोजन के नाम पर सताया गया। अध्यापकों के साथ ये शर्त लगाई गई कि वो अपने विद्यार्थियों को नसबंदी के केस लाने के लिए उनके अपने माता पिता को प्रेरित करें, जिसका और उनकी वेतन रोक दी गई। इस मथुरा के अध्यापकों में भी भारी रोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने 26 अगस्त 1976 को चंपा अग्रवाल इंटरमीडिएट कॉलेज में इकट्ठे होकर एक सभा की और वो शांतिपूर्ण ढंग से सभा कर रहे थे, लेकिन संजय गांधी के दबाव में, संजय शाही की जुल्मों सितम के चलते हुए, इमरजेंसी के जुल्मों सितम के चलते हुए उन शांतिपूर्ण सभा करते हुए अध्यापकों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके अगले दिन 27 अगस्त 1976 को चंपा अग्रवाल के विद्यार्थियों ने हड़ताल कर दी और जब वो कियार डिग्री कॉलेज में आए तो मैं बाहर निकला, हम अपनी क्लास के साथ बाहर निकले, हमने घंटा बजाया और हड़ताल में शामिल हुए, भाषण दिया और विद्यार्थियों का हुजूम लेकर बीएसए कॉलेज गए, जहां पर हमें गिरफ्तार कर लिया गया आधे दर्जन साथियों के साथ। तो ये तो हमारा विद्यार्थी जीवन का संघर्ष है, ये ठीक है। बाद में मुलायम सिंह यादव ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने हम लोगों को लोकतंत्र रक्षक सेनानी का दर्जा दिया, सम्मान दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने आज भी लोकतंत्र सेनानियों के लिए, जो आज अधिकांशतः वृद्ध हो गए हैं, उनमें बहुत सारे लोग अपने रोजगार के अवसर से वंचित हो गए हैं, जो आज भी अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, उनके लिए केंद्र सरकार ने कोई सम्मान की घोषणा नहीं की, उनको कोई राशि नहीं दी, उनको भारत भ्रमण करने के लिए रेलवे में भी सुविधाएं, रियायती दर पे पास की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं जो लोकतंत्र सेनानियों की मैं सुनता रहता हूँ और आपके आगे प्रकट कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरे राजनीतिक जीवन का सवाल है, मैंने अपने जीवन का उद्देश्य ये बनाया कि सांप्रदायिकता विहीन भारत। मैं गांधी जी का इसलिए प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने सद्भावना के लिए, शांति के लिए, भारत के लिए और सद्भावना के लिए अपना बलिदान दे दिया। तो जिन लोगों ने गांधी जी की जान ली, जिन सांप्रदायिकता की नफरत की में भावनाओं में बहकर जिन लोगों ने राष्ट्रीय एकता को खतरे में डाला, मैंने तय किया कि मैं अपना शेष जीवन, राजनीतिक जीवन सांप्रदायिकता और पूंजीवादी शोषण के खिलाफ समर्पित करूंगा और उस रास्ते पर मैं आज भी बरकरार कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़ा हुआ उस रास्ते पर चल रहा हूँ। आपने एक ही सांस में इतनी सारी बातें, इतनी सारी जानकारियां अपने बारे में और अपने समय के हालातों के बारे में दे दी हैं कि जब आप बोल रहे थे तो कई बार हमारे रोंगटे भी खड़े हो रहे थे जब आप जिक्र कर रहे थे आपातकाल का और बता रहे थे कि कैसे आपकी गिरफ्तारी हुई, कैसे आप चंपा अग्रवाल से निकले, कैसे आप बीएसए कॉलेज पहुँचे और कैसे वहाँ पर आधा दर्जन साथियों के साथ आपकी गिरफ्तारी हुई। आपने संजय गांधी के प्रादुर्भाव का विरोध किया, लेकिन बावजूद इसके उनके समय में जो ये लगी इमरजेंसी, इस इमरजेंसी का ही आपको लाभ मिला कि आप लोकतंत्र सेनानी कहते हैं आज और कुछ सहूलियतें पाते हैं, लेकिन उन सहूलियतों को लेकर आप अभी तक आकांक्षित हैं कि जो आपको नहीं मिली हैं, आप जैसे अन्य लोकतंत्र सेनानियों को नहीं मिली हैं। देखिए, उस आंदोलन में जिन लोगों ने शामिल हुआ उनमें से कई लोगों को मैं जानता हूँ। एक बंदा तो आज की तारीख में भी रिक्शा चला के गुजारा कर रहा है, वो उस वक्त जवाहर विद्यालय इंटर कॉलेज का विद्यार्थी था और अध्यापकों के आंदोलन के समर्थन में जेल गया। आंदोलन इसलिए किया था कि आपको कोई तमगा मिले, कोई ताज मिले, आपको सहूलियतें मिले, आपको रियायतें मिले। जिन लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किया, जेल गए, सालों साल जेल रहे, यंत्रणाएं जेली, उनके दिमाग में भी कभी ये नहीं था कि उनको आज़ाद भारत में स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया जाएगा और शासन उनकी सुविधाओं के बारे में सचेत होगा, कुछ किंचित मदद भी करेगा। उसी तरह आपातकाल के शहादनों में जब अपील, वकील, दलील की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी, अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोंट दिया गया था। अखबारों को, अखबार एक तरफ, आज की तारीख में अखबारों को हम कहते हैं कि मीडिया, क्षमा करें आप जी, लोग कहते हैं कि मीडिया भाड़ बन गया है, सत्ता का, सरमाएदारी का भाड़ बन गया है।
उस जमाने राग में दरबारी सुनाया जा रहा है, राजपुरुषों को रिझाया जा रहा है, बदजुबानों चुप रहो, इस देश में उत्सव मनाया जा रहा है। यही माहौल इमरजेंसी में तब मीडिया का था। और मीडिया बिल्कुल लेटा हुआ था हुकूमत के आगे, वो सवाल करना उसने बंद कर दिया था, और जो हुक्मरान, जो नौकरशाह जो कह देते थे उसी को वो छापता था। प्रोपोगंडा मशीनरी बन के रह गई थी मीडिया। वो जनता की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं और समस्याओं के प्रति को प्रतिबिंबित करने में कि दायित्व से मुक्त हो गया था। लेकिन वो तो कहता है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और राष्ट्रहित नजर आ रहा है। जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि इंदिरा जी से बड़ा राष्ट्र पुरुष कौन होगा। आप सोचिए कि उन्होंने भूगोल बदल दिया भारतीय उपमहाद्वीप का। जो धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना था, मजहब के नाम पर बना था, शुद्ध धर्म के नाम पर बना था। भारत धर्म के नाम पर नहीं बना। भारत ने लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्षता का रास्ता अपनाया, जबकि पाकिस्तान तो ठंडा ठेल धर्म के नाम पर बना था। वो 40 साल में भी अपनी एकता कायम नहीं रख पाया। अगर धर्म राष्ट्रीय एकता को जोड़ता होता तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े क्यों होते। ये बड़ा काम इंदिरा गांधी ने किया था। नतीजा ये हुआ, देश बहुत खुश हुआ। विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा का अवतार बना दिया। ये बड़ा खतरनाक तरीका था। किसी भी शासक को जो लोकतांत्रिक रीति से चुना गया हो उसको दैवी वरदान कहना, ईश्वर का वरदान बताना, उसे अवतार बताना, भवानी बताना या उसे ब्रह्मा बताना, ये बड़ा खतरनाक है। इसका नतीजा ये निकला कि इमरजेंसी में कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। व्यक्ति की एक सीमा से ज़्यादा प्रशंसा करने से तानाशाह और अधिनायकवाद का रास्ता साफ होता है। अगर उसने इंदिरा जी को उस वक्त देवी का अवतार में कहा गया होता तो शायद देवकांत बरुआ भी इंडिया इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा नहीं कहते। इस अधिनायकवाद ने इस देश की लोकतांत्रिक गरिमा को ख़त्म कर दिया, हमारी आज़ादी ख़त्म कर दी। तो राष्ट्रवाद के नाम पर चाहे कितना भी सुहावना राष्ट्रवाद क्यों ना हो, लोकतंत्र को दांव पर लगाना ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि जो राष्ट्रवाद के नाम पर, विकास के नाम पर, तरक्की के नाम पर, देश को ऊंचा उठाने के नाम पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का गला घोंटते हैं, वो आखिरकार तानाशाही सिद्ध होते हैं और उन विद्रोह करके ही उनको हटाना पड़ता है। अगर जनता ने शांतिपूर्ण विद्रोह नहीं किया होता तो इंदिरा गांधी चुनाव कैसे हारती, कांग्रेस का सफाया कैसे हो जाता। इसलिए एक ऐसी तारीख में जब सारी सत्ता एक व्यक्ति में निहित होती चली जाती है, एकाधिकारवाद की संभावना बढ़ जाती है, तो राष्ट्रवाद हो चाहे विकासवाद हो, हम लोकतंत्र को दांव पे लगाकर न राष्ट्रवाद की मजबूती की कल्पना कर सकते हैं, न विकास के उन्नतशील होने की कल्पना कर सकते हैं। आप जहां जा रहे हैं हम वहां आ रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज भी वही स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। तो जब इंदिरा जी ने ऐसा किया तो अगर कोई और कर रहा है और ये चाह रहा है कि उसका भी शासनकाल लंबा हो, 60 वर्षों तक किसी एक पार्टी ने शासन किया, तो अन्य पार्टी भी कोई आए जो अधिकतम राज्य करे देश पर। सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हर एक पार्टी की सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े लोग कुछ कह चुके हैं कि हम तो लगातार 50 साल तक राज्य करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खतरा तब बढ़ जाता है। इंदिरा जी को भी अपार बहुमत प्राप्त था, इतना ज़्यादा बहुमत प्राप्त था, सारे सूबों में उनकी हुकूमत थी, एक गुजरात को छोड़कर और एक तमिलनाडु को छोड़कर जहाँ डीएमके के साथ उनकी पार्टनरशिप थी। हिंदुस्तान के अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। दिल्ली में इंदिरा जी को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ करता था। नतीजा ये निकला कि एकाधिकारवाद वहीं से पैदा हुआ, तानाशाही का खतरा वहीं से पैदा हुआ। ये कहना कि इंदिरा जी थी इसलिए तानाशाही थी, ये तो गलत है। तानाशाही उन स्थितियों, उन हालात से पैदा होती है जो हालात उस वक्त मौजूद थे, जो हालात आज मौजूद हैं। इसलिए आज और भी ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है मीडिया को, और भी ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है लोकतांत्रिक निकायों को, जिनकी स्वायत्तता पर खतरा उत्पन्न किया जा रहा है। आज कई ऐसे केंद्रीय प्रतिष्ठान हैं जिनकी स्वायत्तता खतरे में पड़ गया। आरबीआई को हम एक स्वायत्त शासी निकाय मानते हैं जो सिर्फ नेताओं के दबाव में काम नहीं करता, लेकिन आज तो उसकी भी स्वायत्तता खतरे में पड़ गई है। इसलिए आपातकाल के विरुद्ध जन जागरण का मतलब ये है, तानाशाही के विरुद्ध जन जागरण का मतलब ये है कि एक अनवरत प्रवृत्ति है। ये तानाशाह बनने की हर एक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब उसका प्रचंड बहुमत हो, कहीं कोई विरोध नहीं हो, सारी पार्टी जय जयकार कर रही हो, तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति तानाशाह हो सकता है। ऐसे में
सिर्फ इंदिरा गांधी से तानाशाही को जोड़ देना न्यायोचित नहीं होगा। स्थितियां कभी भी दोहराई जा सकती हैं, इसलिए लोकतंत्र के प्रति जागरूक रहना लोकतांत्रिक सेनानियों का प्रथम कर्तव्य है। हम याद रखें, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का निर्माण कराया था, लेकिन इस देश ने उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया। लेकिन जब उन्होंने इंडिया इंदिरा का नारा दिया, अब वो अपने आप को भारत का पर्यायवाची समझने लगी और वो तो मनमानी करने लगी। उनके परिवार का बेटा, उनका संजय गांधी असंवैधानिक सत्ता केंद्र बन गया, तो इसी जनता ने, जिसने इंदिरा जी को भारी बहुमत दिया था, उनको खुद को हरा दिया था। इसलिए वर्तमान नेताओं को भी ये याद रखना होगा, वर्तमान शासन को भी ये याद रखना होगा, अगर बहुमत के अहंकार में उसने लोकतंत्र की गरिमा को गिराया, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की मर्यादा से कोई खिलवाड़ की, तो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। लोकतंत्र सेनानी अगर इंदिरा गांधी, हम इंदिरा जी के समर्थक थे, उसके बावजूद जब हम तानाशाही भर्ती देखी, जब अध्यापकों का उत्पीड़न देखा, तो हम अपनी पार्टी की भी अनुशासन को तोड़ करके और विद्यार्थी आंदोलन का हिस्सा बन गए। उसी तरह मैं लोकतंत्र सेनानियों से आग्रह करता हूँ देश भर में कि आज भी उन्हें वही स्पिरिट अपनी कायम रखनी है, लोकतंत्र को सर्वोच्च महत्व देना है, क्योंकि लोकतंत्र को दांव पे याहिया खान ने डेमोक्रेसी को दांव पर लगा दिया था। बहुमत मिल गया था शेख मुजीबुर रहमान को, और नंबर 2 की पार्टी थी पाकिस्तान में पीपुल्स पार्टी भुट्टो की, लेकिन याहिया खान ने मुजीबुर रहमान को ओथ नहीं दिलाई, उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया। नतीजा ये हुआ कि वो पाकिस्तान अपनी एकता भी कायम नहीं रख पाया। धर्म के नाम पर बना पाकिस्तान लोकतंत्र से खिलवाड़ करने की चक्कर में एक अलग बांग्लादेश नाम के राज्य देश का अभ्युदय हो गया। इसलिए मेरा कहना ये है कि राष्ट्रीय एकता हो, राष्ट्रवाद हो या देश का विकास हो, अगर लोकतंत्र की कीमत पर है तो वो चलने वाला नहीं है, वो देश को मजबूत बनाने वाला नहीं है। लोकतंत्र को पनपाते हुए, लोकतंत्र को बढ़ावा देखते हुए ही राष्ट्रीय एकता मजबूत क्या होती आप है। राजशाही देख रहे हैं? अपनी दूरगामी सोच से, दूरदर्शिता आपको ऐसी दिखा रही है कि इस वक्त का जो शासनकाल है वो लोकतंत्र में राजशाही अप्रासंगिक है। मैं राजशाही नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि शक्तियों का संकेंद्रण, विधायिका, सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं हो रहा है, आपका कहना ये मेरा है? ये कहना है शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अगर शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, एक ही व्यक्ति में पार्टी भी है, एक ही व्यक्ति में संस्थाएं भी हैं, एक ही व्यक्ति में कार्यपालिका पूरी समा गई है, एक ही व्यक्ति में विधायिका पूरी समा गई है, एक ही व्यक्ति के दबाव में न्यायपालिका चलने लग गई है, तो तानाशाही तो हो ही जाएगी। इसलिए लोकतंत्र का तकाजा है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, संगठन अपनी जगह काम करें, सरकारी प्रतिष्ठान अपनी जगह काम करें। अब सिस्टम कुछ इस तरह का है, चाहे वो विधायिका हो या कार्यपालिका हो, फंडिंग तो गवर्नमेंट ही करती है ना। इस देखिए, और फिर जहाँ से फंडिंग होती है ना, तो जो फंडिंग करने वाला होता है उसके प्रति आस्था तो रखनी ही पड़ती है। खत्री साहब, अगर इसी तर्क को हम आगे बढ़ाएं तो मीडिया में जो लोग विज्ञापनदाता हैं, जो फंडिंग कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्वाभाविक की बात है, तब तो ये माना जाएगा मीडिया उन्हीं का भोंपू हो गया है, उन्हीं के इशारे पे काम कर रहा है, सत्ता और सरमाए का जो है प्रतिनिधि हो गया है, उन्हीं की भावनाओं को आगे तो बढ़ाता है। क्या उन्होंने प्रयोग नहीं किया होगा मीडिया का? किया, इंदिरा जी ने किया, लेकिन ऐसा करने के बावजूद उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिली। जनता पहचान लेती है, जनता जानती है कि अरे जनता विरोध कर रही है, सड़क पर विरोध कर रही है, और अखबारों में या मीडिया में कुछ भी नहीं आ रहा है। ये क्षमा तो जली रोशनी के लिए, इस क्षमा से कहीं आग लग जाए तो ये क्षमा क्या करे? देखिए, ये सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्षमा गलत हाथों में होगी तो आग भी लगा सकती है। क्षमा अगर सही मीडिया का मतलब है माध्यम, आपकी बात को रखने का माध्यम। माध्यम अगर सही, उस माध्यम को कौन, माध्यम की जवाबदेही अगर लोक है, जनसाधारण है, जनता के प्रति उत्तरदायित्व है, तो वो सही हाथों में है, और उसका दायित्व सत्ता और पूंजी के प्रति है तो वो गलत हाथों में है। वो निश्चित रूप से आशियाने में आग लगा देगा। इसलिए ज़रूरी है कि मीडिया आज लोगों के दुख, दर्द, पसीना और पीड़ा की आवाज़ को मुखरित करे, जो वो नहीं कर रहा है। यही अफसोस की बात है। वो विभाजनकारी मुद्दों को, विघटनकारी मुद्दों को हवा दे रहा है। वो
वो रस्सी का सांप बना रहा है, हम पुलिस पे इल्जाम लगाते हैं कि वो रस्सी का सांप बनाता है। क्षमा करिए, अब मीडिया का एक धड़ा ऐसा हो गया है वो भी रस्सी का सांप बना रहा है। हाँ, इन्हें चाहिए बस मसाला मसाला, किसने किसको कहाँ मार डाला, न ये दिखता किसी को कि किसके पेट में नहीं पड़ने वाला। बस ये हम यही चाहते हैं कि वेदना का विस्तार दे, वेदना को वाणी दे मीडिया, जो आज की तारीख में नहीं कर रहा है। अगर मीडिया वेदना को वाणी नहीं देगा, लोग की आवाज़ को मुखरित नहीं करेगा, अब विपक्ष की आवाज़ को मुखरित नहीं करेगा, तो अधिनायकवाद न इंदिरा जी के साथ विपक्ष क्या करेगा अगर सारा काम मीडिया करने लग जाए? तो ये बताइए कि मीडिया तो माध्यम है। हम इस चीज के भी विरोधी हैं कि मीडिया जब पार्टी बन जाता है किसी भी एक पार्टी विशेष के हक में, वो ये कहते हुए हो जाता है कि ये राष्ट्रवाद की बात है इसलिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है, या कोई अन्य बात है तो उसके हक में अपना मंतव्य रखने लगता है, अपना भाव रखने लगता है, जो गलत है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जाहिर सी बात है, आप ठीक ही बात कह रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, जोर लगा के राष्ट्रवाद की सारी बातें बनाती हैं अगर उसके अंदर हम लोकतंत्र की मर्यादा का सम्मान नहीं करते। हम ये कह रहे थे आपसे कि मीडिया से ही अपेक्षा क्यों, जबकि मीडिया कुछ भी नहीं है। मीडिया मात्र एक माध्यम है। ये बात और है कि आज मीडिया का भी विकृत स्वरूप सामने आ रहा है। हमारा जो दायित्व है वो आपकी बात को एक व्यक्ति तक रखना है और उसकी बात को आप तक रखना है, यानी कि सत्ता तक जनता की बात रखनी है और जनता तक सत्ता की बात रखनी है। मतलब एक दूसरे के प्रति हमको बीच में मध्यस्थ का भी रोल अदा करना है, लेकिन हमें पार्टी नहीं बनना है। अब आप जो बात कर रहे थे मीडिया से कि मीडिया ये करे मीडिया वो करे, इस काम को विपक्ष क्यों नहीं करता है? आज जो विपक्ष है वो पहले जैसा आक्रामक क्यों नहीं नजर आता है? आपकी बात में दम है। मुझे विपक्ष से बड़ी शिकायत है। आज कांग्रेस अपने आप से नहीं शिकायत है? नहीं, कांग्रेस विपक्ष में है, वामपंथ विपक्ष में हैं। उन्हें सड़कों पर उतरना चाहिए, जन समस्याओं के लिए लड़ना चाहिए। सिर्फ टीवी और मीडिया से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे सहमत हूँ, उन्हें सड़कों पे आना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और मीडिया को भी संघर्ष करते हुए लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं, भावनाओं को मुखरित करना चाहिए, प्रतिबिंबित करना चाहिए। करता है मीडिया, जब भी कुछ होता है तो उसको दिखाता है, यत्किंचित करता है। उसके मन में जो है विघटनकारी इशुओं के प्रति कुछ ज़्यादा ही आकर्षण और ज़्यादा लगाव है। ये कहने में मुझे और फिर ये जो युग है वो अर्थ प्रधान युग है और कोई भी संस्थान हो, यू नो वेरी वेल, कि वो बगैर संसाधनों के नहीं चलता है। जाहिर सी बात है कि कहीं से उसे संसाधन मिल रहे हैं तो संस्थान चल रहा है, तो फिर उसी ट्रैक पर थोड़ा सा वही वाली बात है, लोकोक्ति है ना, जहाँ पे मिल गई दाल, जहाँ बिछ गई, जहाँ दिखी तरी वहीं बिछ गई दरी वाली बात है। जहाँ पे देखिए थाल परात वहीं बिताई सारी रात। अगर यही है, अगर यही है तो ये तो दास्ता है यार। मीडिया का रास्ता हमारे पत्रकारिता के शिरोमणि गणेश शंकर विद्यार्थी, पराडकर जी और कैसे कैसे लोग हुए जिन्होंने अभावों में रह के राष्ट्रीय मिशन को, आज़ादी के आंदोलन को बढ़ावा दिया। वरना उस जमाने का मीडिया, जब अखबार छापने पर लोगों को जुर्माना देना पड़ता था, एक रोटी और एक चाय पर जेल काटनी पड़ती थी, वो मीडिया था। आज का मीडिया तो साधन और सत्ता का आश्रित होकर के रह गया है और जो सत्ता और साधन और सरमाए के आश्रित हो जाते हैं वो जनप्रतिनिधियों की जन आकांक्षाओं को बिंबित करने में भी असफल हो जाते हैं। अब मीडिया से ज़्यादा कुपोषित नहीं, ये कहना तो कुपोषित तो कहना ठीक नहीं है। तुम मुझे इतना महत्व दे रहे हैं आप मुझे, तो आप, मैं कुपोषित कहाँ से हुआ? मैं तो पोषित हो गया। तो फिर मीडिया के प्रति ऐसा भाव क्यों? मीडिया की मजबूरी क्यों नहीं मान रहे आप? मीडिया स्थायी विपक्ष होता है या मीडिया स्थायी सत्ता का सेवक हो गया है, इसलिए शिकायत हो रही है। मीडिया को सेवक नहीं लोकतंत्र में मीडिया जो है स्थायी विपक्ष होता है और उससे प्रलोभनों से दूर रहना है। उससे प्रलोभन से दूर रहना ही पड़ेगा, लेकिन मुश्किल है। मीडिया कहता है जैसा समाज है, जैसी राजनीतिक पार्टियां हो गई हैं, वैसे ही हम भी हो गए हैं। जब आप ऐसे हो गए हैं तो आप सुधार, जब राजनेता भ्रष्ट हो सकते हैं, जब अधिकारी निकृष्ट हो सकते हैं, तो मीडिया मीडिया भी तो उसी सोसाइटी का पार्ट है। यही वाली बात है कि अगर 70 साल, लेकिन फिर भी यदि आप देखें तो मीडिया में अब भी
ना, काफी भले लोग हैं। मैं ही मानता हूं, अगर नहीं होगा तो कैसे होगा। और आज मीडिया में काफी चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। नहीं दिख रहा, मैं आज आपको काफी बड़े बड़े पत्रकार तमाम मीडिया संस्थानों से अलग हटकर, हाँ, चूंकि वे उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे। अब आप खुद ही कह रहे हैं, है ना, कि मीडिया संस्थान के जो निवेशक हैं वो सत्ता से अपने, उनके कई कई किस्म के कारोबार चलते हैं जिनमें उन्हें सत्ता का सहयोग चाहिए, इसलिए वो मीडिया के अपने जो निवेशक हैं, जो मालिक हैं, वो मीडिया का पूरा इस्तेमाल सत्ता के हिसाब से करते हैं, जिससे उनके निस्वार्थों पर पर्दा पड़ा रहे और वो पूरे होते रहें। दुख की ये बात है, आज भी हमें ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि मीडिया में बहुत सारे लोग जन आकांक्षाओं को मुखरित करते हैं, जन समस्याओं को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की उपेक्षा होती है, उन्हें दमन का निशाना बनाया जाता है, उन्हें उनके मीडिया संस्थान अपने यहाँ काम नहीं करने देते, अखबारों से उनकी छुट्टी कर दी जाती है। आज मीडिया भी सच कहने में इसलिए भी असमर्थ होता जा रहा है। ये कहना क्योंकि समाज का हर वर्ग भ्रष्ट हो गया है, राजनीति तो ऐसे में हु इज पावरफुल, ऐसे में मीडिया भी की भ्रष्टता, ऐसे में मीडिया की भ्रष्टता तार्किक है, मीडिया की का भ्रष्ट होना औचित्यपूर्ण है, ये बात मैं नहीं मान सकता। आप निकालने की बात छोड़िए, जब रखे हैं तब क्या दे रहे हैं ये भी सोचिए। हाँ, तब क्या दे रहे हैं, तो फिर आप उससे क्या अपेक्षा रखेंगे जिसका पेट खाली हो और वो आप सवाली हो, आप तो उससे क्या अपेक्षा? अब आप खुद ही ये मान रहे हो कि जो मीडिया जो है दूसरों पे आश्रित है, हाँ, जो अपने हितों के लिए भी, अपनी रोजी रोटी के लिए भी वो शोषण का शिकार है, वो कैसे अपने मीडिया मालिकान के इच्छाओं के विपरीत जाके जन आकांक्षाओं को, जन समस्याओं को, तो प्रशासन और अन्य जो समाज के वर्ग हैं, चाहे वो आम जनमानस का हो, चाहे वो विपक्ष का हो, उनके लिए उनका भी दायित्व बनता है मीडिया के प्रति, उनका ये दायित्व बनता है कि वो जनता के बीच जाएं, मीडिया को वो इतना संबल प्रदान करें जनता के मीडिया को किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत ही न पड़े। बात आपकी औचित्यपूर्ण है। विपक्ष का ये दायित्व है कि वो जन समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरे। जब सड़कों के बीच संघर्ष करेंगे, जनता के बीच काम करेंगे, तो मीडिया भी मजबूर होकर के उन्हें अपनी जगह देने के लिए बाध्य होगा। इसलिए ज़्यादा ज़रूरत ये है मीडिया का जो भी है, लेकिन आज विपक्ष से अपेक्षा की जाती है कि जिस तरह पुराने विपक्ष जो है सत्ता पक्ष के खिलाफ सड़कों पर उतरता था, समस्याओं को लेकर उठाता था, जन आंदोलन करता था, जन समस्याओं के समाधान पर दबाव बनाता था, आज का जो विपक्ष है वो अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी करने में विफल सिद्ध हो रहा है। हम यही उम्मीद करते हैं कि अगर लोकतंत्र कोई एक सत्ता पक्ष और एक मीडिया से ही नहीं चलता, बिना विपक्ष के भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती। इसलिए विपक्ष को जनता के बीच जाकर जन आंदोलनों के द्वारा जन समस्याओं को उठाना चाहिए और उनके समाधान के लिए सत्ता पर दबाव बनाना चाहिए, प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए। एक लोकतंत्र सेनानी होने के नाते मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी हो, अध्यापक हो, या किसी भी वर्ग का हो, ट्रेड यूनियन का आंदोलन हो, या किसान हो, मजदूर हो, खेतिहर मजदूर हो, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, आगे बढ़ा हुआ हो, व्यापारी हो, छोटा व्यापारी हो, खोमचे वाला हो, ढकेल वाला हो, रिक्शे वाला हो, ई रिक्शे वाला हो, मैं सभी ऑटो वाला हो, सभी से अपेक्षा करता हूं कि अपनी जन समस्याओं को रिश्वत दे करके हल कराने की जगह वो आंदोलनों का रास्ता, शांतिपूर्ण संवैधानिक आंदोलनों का रास्ता अपनाएं, जिससे प्रशासन पर भी दबाव पड़े, शासन पर भी दबाव पड़े, मीडिया पर भी दबाव पड़े। आंदोलन तो साहब हो लिए जब हम गुलाम थे, अब आंदोलनों की क्या जरूरत है? अब तो हम आजाद हैं। देखिए, आंदोलनों के अलावा कोई और रास्ता नहीं है बिगड़े तंत्र को राह पर लाने का। देखिए, संवैधानिक उपाय हैं और आंदोलन भी संवैधानिक उपायों का एक अंग है। हम आंदोलनों के जरिए शासन का ध्यान आकर्षित करते हैं, शासन तो भी उसके गौर लिए करता प्रत्यावेदन भी दिया जा सकता हाँ, है, ज्ञापन भी दिया जा सकता देखो भैया, है, जनहित याचिका भी दायर की जा सकती है, प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, प्रतिनिधि मंडल, ये तो कांग्रेस करती रही महात्मा गांधी के आने से पहले। अगर कुछ होता तो तभी हो जाता। जब महात्मा गांधी हिंदुस्तान में आए और उन्होंने आंदोलन के तजवीज़ किए, रास्ते अपनाए, तब जाके ये देश सड़कों तो आप पे। ये कहना चाहते हैं कि देश को है शाम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त की पुकार है चक्रधारी बनाइए।
अब जो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आपकी अपनी बात है, मेरा कहना मतलब है कि हर आदमी अपनी आवाज़ को मुखरित करे, सोशल मीडिया के माध्यम से मुखरित करे, सड़कों पर उतरे, शासन पर दबाव बनाए, क्योंकि जनता जिसे लाभ लेना है, जिसके लिए ये लोकतंत्र है, अगर वो अपने हिताधिकार के लिए सड़कों पर नहीं उतरेगी, आवाज़ बुलंद नहीं करेगी, तो जनप्रतिनिधियों को ही क्या पड़ा है? वो तो 5 साल के लिए जनता को उद्वेलित कर रहे हैं। स्वाभाविक कोई तो उद्वेलित हो, मीडिया नहीं हो रहा तो कोई तो हो। एक लोकतंत्र, सोशल मीडिया बता रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए लोकतंत्र आप उद्वेलित होइए। एक लोकतंत्र रक्षक सेनानी के लिए मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि प्रतिकार की आवाज़, अन्याय के विरोध की आवाज़ नहीं दबनी चाहिए। अन्याय चाहे कोई भी करे, चाहे कितनी भी बहुमत प्राप्त सरकार हो, कोई अन्याय कर रहा है इस समय देश में। अन्याय तो हो ही रहा है। न बेरोजगारी की समस्याओं के लिए कोई तजवीज़ है, न गरीबी दूर करने के लिए कोई तजवीज़ है, न आम आदमी की समस्याएं, किसानों में आत्महत्या का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। ये तमाम दिक्कतें हैं जिनका मैं वर्णन करूंगा तो आपका सारा समय निकल जाएगा। और देश का डंका बज रहा है पूरे विश्व में। भैया स्ट्राइक हो रहा है, भैया आप ये मत भूलिए, आए दिन अरे भाई आप ये मौत के घाट आप उतारे एयर जा रहे स्ट्राइक हैं। बांग्ला आतंकी पाकिस्तान के विक्टिम्स, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने से बड़ा कोई स्ट्राइक नहीं हुई है। इतिहास को बदल देने वाली ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ये एक छोटा सा नाखून कतरवा कर और शहादत का जामा पहनना ये ठीक नहीं है। इंदिरा गांधी ने तो बांग्लादेश बनवा दिया था, 90,000 पाकिस्तानियों का समर्पण करा दिया था, लेकिन लोकतंत्र दांव पर लगा दिया था, जन आकांक्षाओं की उपेक्षा की थी। वही इंदिरा गांधी इतिहास के कूड़ेदान में जनता ने फेंक दी। वो अलग बात है कि जनता पार्टी की अयोग्यता और विघटन की वजह से वो वापस आ गई सत्ता में, लेकिन यही जनता ने जिस इंदिरा गांधी को दुर्गा अवतारी और इंडिया इज इंदिरा कह दिया था, जब लोकतंत्र को ख़त्म किया, मीडिया की आज़ादी को ख़त्म किया, जन आकांक्षाओं को कुचला, जन समस्याओं पर उपेक्षा का रवैया अपनाया, जनता ने उसे बदल दिया। मौजूदा हुक्मरानों को भी ये बात याद रखनी होगी। विद्रोह के प्रति सचेत रहना होगा। उन्हें लोकतंत्र सेनानी सिर्फ लोकतंत्र की लड़ाई तभी खतरे में नहीं था। ऐसा कोई भी शासक जिसको अपार बहुमत हासिल हो, जिसको विपक्ष की कोई चुनौती नहीं हो, मीडिया जिसका चाटुकार हो गया हो, वो उस अधिनायक बनने में क्या देर लगती है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपातकाल को याद किया। हमें उम्मीद है कि वो आपातकाल के अनुभवों को याद रखेंगे कि लोकतंत्र को दांव पे लगाकर न राष्ट्र मजबूत होता है, न कोई विकास पूरा होता है। तो आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो चल रहा है उससे लोकतंत्र का गला घुट रहा है। ये कहना कि लोकतंत्र का गला अभी घुट रहा है, ये तो समय से पहले की बात है। हमें सचेत रहना होगा कि इस स्थिति में विराट बहुमत प्राप्त सरकार, एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो गई सरकार, एक व्यक्ति को जिसको शासक को दैवी अवतार बताया जा रहा है, दैवी वरदान बताया जा रहा है, ऐसे माहौल में कहीं वो प्रेत, अधिनायकवाद का प्रेत, तानाशाही का प्रेत फिर से जाग न जाए, वो दंश आपको न झेलना पड़े। आप सचेत कर रहे हैं, इसलिए लोगों को सचेत रहना होगा। आप देश की सत्ता को सचेत कर रहे हैं कि आप जी इतनी शक्ति मिलने के बाद हाँ आप निरंकुश हो सकता है। इसलिए लोक जागरण अनवरत होता रहना चाहिए। लोकतांत्रिक आज़ादी की लड़ाई लगातार जारी रहनी चाहिए ताकि कोई दूसरा शासक वह गलती न कर पाए जो इंदिरा गांधी ने की थी। यही आपातकाल के इस दिवस 44 सालों का निचोड़ है कि दोबारा वैसी पुनरावृत्ति न हो। इसलिए अनवरत सतर्कता में हमें लगातार जागरूक रहना होगा। और वैसे आपका अध्ययन क्या बताता है, आपका मनन क्या बताता है, आपका अनुभव क्या बताता है, आपको इस देश का परिदृश्य क्या नज़र आता है आज़ादी के इतने वर्षों में, सत्ता के इस परिवर्तन के बाद, या कि इससे पूर्व की जो स्थितियां रही हैं या जो अब हैं वो कैसी हैं, और उनको लेकर क्या सोचते हैं आप? हमने क्या खोया है, क्या पाया है, क्या खो रहे हैं, क्या पा रहे हैं? देखिए ऐसा है, 70 सालों में हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। आज़ादी के बाद तमाम हमारे देश के आसपास के तमाम देशों ने लोकतंत्र का रास्ता अपनाया, चाहे वो इंडोनेशिया हो, श्रीलंका हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, इन्होंने तमाम, नेपाल हो।
लेकिन वो लोग अपने लोकतंत्र को जीवित नहीं रख पाए। इंडोनेशिया में सुकर्णों के यहाँ सत्ता पलट दी गई, तानाशाही कायम कर दी गई। श्रीलंका में भी यही हुआ, पाकिस्तान में बार बार यही हुआ, नेपाल में बार बार ये हुआ, ईरान में भी मुसद्दिक की लोकतांत्रिक सरकार पलट दी गई और वहाँ तानाशाही निज़ाम कायम हो गया। तो हमने, हमारे देश के नेताओं ने जो रास्ता अपनाया, हमारे संविधान ने, हमने अपने लोकतंत्र को कायम रखा। इमरजेंसी के काले दिनों को छोड़ दें, जब हमारी लोकतांत्रिक आज़ादी स्थगित कर दी गई थी, ख़त्म कर दी गई थी, जनता ने ऐसा करने वाले शासक को कड़ी सजा दी और उसके बाद हमारा देश लोकतंत्र के रास्ते पर चल रहा है। हमें उम्मीद है कि लोकतंत्र के रास्ते पर चलता रहेगा। जनता की जागरूकता इसलिए चाहिए ताकि कोई दोबारा अधिनायकवाद के रास्ते पर न जाए। बहुमत के नाम पर, ज़्यादातर प्रांतों में अपनी सरकारें होने के नाम पर कोई दूसरा मौजूदा शासक उस अधिनायकवादी सपने को जगाए न पाए, उस रास्ते पर न जा पाए। इसलिए हम लोकतंत्र की आज़ादी, आपकी बातों का जो लब्बो लुआब है वो लोकतंत्र नामक एक शब्द पर आकर ठहर जाता है। आपको लोकतंत्र की बहुत चिंता है और तब भी थी जब आपको नहीं होनी चाहिए थी, जब आपको पढ़ना चाहिए था, तब आप छात्र राजनीति में आ गए। जाहिर सी बात है। अब जबकि आपको संघर्ष करना चाहिए, अब आप कहीं नजर नहीं आते हैं विपक्ष के रूप में। क्या बात है, निष्क्रिय हो गए हैं? नहीं, हम लोग विपक्ष के रूप में, जो विपक्ष आंदोलन करता है, जन आंदोलन करता है, उसका हिस्सा करते हैं। अगर कांग्रेस के लोग भी जन आंदोलन करते हैं तो हम उनकी भी मदद करते हैं, वामपंथी आंदोलन करते हैं तो उनकी भी मदद करते हैं। और तो ये जो विपक्ष और ट्रेड यूनियन आंदोलन से हम खुद जुड़े हैं। हम ठेका मजदूरों के बीच काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों की इतनी ज़्यादा समस्याएं बढ़ गई हैं जिनका मैं वर्णन करूं तो बहुत समय लग जाएगा। उनके संघर्ष करते हैं, उनके आंदोलन के लिए आवाज़ देते हैं, उनके लिए लड़ते हैं। और आज की जो कुछ खास समस्याएं देश की, और आपने उनकी तो बता दी कि उनको इन बातों से सचेत रहना होगा। इंदिरा गांधी के समक्ष जो हालात उत्पन्न हुए थे, उनके विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था वो उत्पन्न न हो इस सत्ता के विरुद्ध, तो आपने उनको तो सजेस्ट कर दिया। देश के मुँहबाए समस्याएं हैं उनको लेकर, और जो हमारे इस परिसर में जहाँ पर कि हम रहते हैं 3 लोक से न्यारी मथुरा नगरी में, उनको लेकर आप जो सक्षम लोग हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सकारात्मक रूप में, किसी की खिंचाई न करते हुए, साफ गोई के साथ। हम ये कहते हैं भैया, देखिए विद्युत आपूर्ति पहले हमारे यहाँ बहुत उपेक्षा थी। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, पहले से कुछ बेहतर हुई है। हालांकि जिस तरह के नए मीटर लगाए जा रहे हैं वो बड़े खर्चीले हैं और उससे थोड़ी दिक्कतें पैदा होने वाली हैं। साफ़ सफाई की बात है। इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। आपने वैसे वेरी शॉर्टली कह दिया है कि आप तक फीडबैक क्या आया है। एक तो आपने बताया है कि विद्युत आपूर्ति की दशा में सुधार हुआ है, लेकिन अभी पिछले दिनों, गर्मी के इन दिनों में समस्या भी चल रही है। बड़ी है, आए दिन चल रही है। हाँ, बड़ी नहीं बोलेंगे, समस्या भी चल रही है, भी पूरी तरह बीच बीच में आ जा रही है। हाँ। और इस मध्य ये बात और आ रही है कि मीटर जो लगाए जा रहे हैं उनकी रीडिंग ज़्यादा आ रही है। जिनकी रीडिंग ज़्यादा आ रही है, इस पर ध्यान देना चाहिए, इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जहाँ तक पहले हर बार नाले साफ, वृद्धि हो रही है विद्युत दरों में। तमाम नगर निगम के मेयर हैं मुकेश आर्यबंधु, आदमी सज्जन हैं और वो अपनी तरीके से यथाशक्ति प्रयास भी करते हैं, लेकिन अभी भी नालों की मुकम्मल सफाई नहीं हुई है। जल भराव वाले स्तरों पर अभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तमाम दिक्कतें हैं जिनका समाधान होना चाहिए। नाले साफ नहीं हुए, अभी भी 1-2 बारिश में भी आप देखना शहर जगह जगह से जल भराव से ग्रस्त हो जाएगा। तो हमारी नागरिक सुविधाएं अभी भी बरकरार हैं, उनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, दिया भी जाएगा, हमें ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। बेरोजगारी की हमारे यहाँ देश की क्या, ये तो मथुरा की भी बहुत बड़ी समस्या। आप सेवा यूनियन कार्यालय में जाकर देख लीजिए, हमारे यहाँ कितनी बढ़ती चली जा रही है। नियोजन के अवसर नहीं है लड़कों के पास। जो कॉन्ट्रैक्ट मजदूर काम करते हैं उनके लिए न सही मजदूरी है, न उनकी काम की गारंटी है, चाहे जब उन्हें काम से निकाल दिया जाता है। ये ऐसी तमाम दिक्कतें हैं। किसानों की यह ठेल तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। खेतिहर मजदूरों की समस्या है।
तमाम समस्याएं तो बहुत हैं, देश भर के अंदर समस्याएं हैं, लेकिन यही बुनियादी समस्याएं बेरोजगारी है, गरीबी है, भुखमरी है। आज भी आप देखते हैं लिंचिंग हो जाती है, चाहे जो चाहे जिसको मार देता है। धर्म के नाम पर, धर्मांधता के नाम पर हिंसा फैलाई जा रही है। चाहे प्रधानमंत्री इसे रोकने का भी आह्वान करते हैं, लेकिन फिर भी उनके लोग नहीं मानते और वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। ये तमाम दिक्कतें हैं। चलिए, मुद्दे बहुत सारे हैं और आपके बारे में हम क्या कहें, आपको तो जाना ही एक ओजस्वी वक्ता के रूप में जाता है। नहीं अब लेकिन समय की थोड़ी सी हमारी मजबूरी है और एक समय सीमा के अंदर रहना भी ज़रूरी है। देखिए, पसीना भी छूट रहा है। और खैर, आज आप हमारे साथ रहे, आपने इतनी बातचीत हमसे की, इतना वक्त हमें दिया, इतने विचार अपने हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तक हमारे साथ रहे टीवी टुडे इंडिया की एक मुलाकात में कॉमरेड शिवदत्त चतुर्वेदी। कॉमरेड शिवदत्त चतुर्वेदी जी के उद्गारों को आपने सुना ही। आप आहत हैं कि लोकतंत्र जो है वो आज सही स्वरूप में आपको नज़र नहीं आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए, ये आपका कहना है। और हर व्यक्ति को मुखरित होना चाहिए, यदि कोई बात उसे गलत लग रही है तो उसे गलत भी कहना चाहिए। और जो समस्याएं देश में हैं उन समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, उनका भी निदान किया जाना चाहिए। टीवी टुडे इंडिया के लिए अपने साथी चंदन सैनी के साथ योगेश खत्री।